हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लैप जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर सेकंड का डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने लैप जॉइंट क्या होता है, बोल्टेड कनेक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने लैप जॉइंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी थी। आज हम लैप जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बोल्टेड कनेक्शन लैप जॉइंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एग्जांपल डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी। तो हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करनी है और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के अंदर हमें टेंसाइल वगैरह सब कुछ यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। ऑफ द लैप जॉइंट हमें यहाँ पे हिंट दे दिया है, मतलब हमें लैप जॉइंट से ही करना है। शोन इन फिगर, ठीक है। द बोल्ट्स आर ऑफ 20 mm डाया। बोल्ट्स का डाया हमें 20 mm दिया हुआ है, ठीक है। और उसकी ग्रेड हमें कितनी दी हुई है, 4.6। द टू प्लेट्स टू बी जॉइंटेड। अब अलग अलग हमें डाया की यहाँ प्लेट्स दी हुई है और स्टील की ग्रेड हमें दी हुई है Fe410। तो ये फिगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ पे हमें गेज की डिस्टेंस, बोल्ट से बोल्ट की डिस्टेंस 50-50 mm यहाँ पे गिवन है। ये सिंगल लाइन में 3 बोल्ट है और सेकंड लाइन में 3 बोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा यहाँ पे नोट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाया ऑफ बोल्ट। हमारे पास डाया ऑफ बोल्ट कितना दिया है, 20 mm। तो यहाँ पे होल का कितना हो जाएगा, यहाँ पे होल हो जाएगा हमारा 22 mm, ठीक है। और यहाँ पे हमें Fu की वैल्यू कितनी दी हुई है, Fu में दिया है 4 और हमें Fu भी यहाँ पे दिया हुआ है 4.6। तो 4.6 के लिए हमारे पास होता है 400, ठीक है। पेज नंबर में आपको बता देता हूं किस पेज पे ये वैल्यू दी हुई है, पेज 13, ठीक है। पेज 13 पे हमें FUB की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बोल्ट का डाया, वो हम नोट कर लेते हैं। बोल्ट्स हमें प्लेट का थिकनेस दी हुई है मिनिमम 10 mm और मैक्सिमम 12 mm। तो अब यहाँ से हम हमारी स्टेप नंबर 1 देखते हैं। शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम बियरिंग स्ट्रेंथ, और उन दोनों में से जो सबसे मिनिमम हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी मिनिमम स्ट्रेंथ रहेगी बोल्ट के लिए, ठीक है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। हमारे पास फॉर्मूला होता है FUB अपॉन गामा MB NN ANB प्लस NS ASB। ये पेज नंबर 75 पे हमें फॉर्मूला गिवन है, क्लाउज नंबर 10.3.3। आपको ये कोड में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नोट करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ANB और ASB की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लैप जॉइंट है। तो लैप जॉइंट में मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। NN और NS की वैल्यू हमारे लिए हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 1 और 0, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब भी हमारा लैप जॉइंट होता है, लैप जॉइंट के अंदर हमारा बस ओनली जो ये पॉइंट ऐड होता है, ये ऐड वाला पॉइंट ओनली यहाँ पे थ्रेड में ही होता है। शैंक में हमारे ओनली सिंगल पॉइंट रहता है, इस वजह से, ठीक है ना। इसलिए हम NN की वैल्यू 1 लेते हैं और NS यहाँ पे 0 हमारे लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब ANB और ASB, तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज नोट कर लेते हैं। हमारे पास FUB हमें कितना है 400, ठीक है, √3। गामा MB की वैल्यू होती है 0.125, ये हमें मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूं। गामा MB की वैल्यू हमें मिलेगी पेज नंबर 30 पे, ठीक है। तो यहां से हम नोट कर लेते हैं NN की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 मल्टीप्लाई, अब ANB का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 0.78 पाई बाय 4, डाया कितना है 20 का स्क्वायर। NS की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पोर्शन हमारा पूरा 0 यहां से हो जाएगा।
तो ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 45.27 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ली है। अब हम हमारी बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी सेकंड स्टेप है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दी बोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है 2.5 केबी डाया और ये थिकनेस है एफ यू अपॉन गामा एम बी। पेज नंबर 75, क्लाउज नंबर 10.3.4। ठीक है, अब यहाँ पे केबी का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये सेम फॉर्मूला भी हमारे पास पेज नंबर 75 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोड में केबी हमारे लिए होता है ई अपॉन 3D नोट पी अपॉन 3D नोट माइनस 0.25। ये एंड डिस्टेंस होती है, ये हमारे पास पिच होता है, और एफ यू बी और एफ यू हमारे पास डाटा है, और ये ऑलरेडी हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से हम ई और यहाँ पे पिच को हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम केबी को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ई का हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1.5 डी नोट। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी 1.5, और हमारे पास बोल्ट का डाया 20 था, हम +2 करते हैं तो हमारे पास डाया ऑफ होल आ जाता है। तो यहाँ से ये 22। ठीक है, अब हम पिच देखते हैं। हमारे पास पिच का फॉर्मूला क्या होता है 2.5 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, तो 2.5 मल्टीप्लाई डी हमारे पास कितना है 20। तो ये वैल्यूज आती है हमारे पास 33 और ये 50। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे ई हमारे पास है 33 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई डी नोटेड 22। पी हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 22 माइनस 0.25। एफ यू भी हमारे पास है 400, एफ यू है हमारे पास 410, और ये ऑलरेडी 1 हमें यहाँ पे है दिया हुआ है। तो ये वैल्यूज हमारे पास सोल्व करने पर आती है 0.5, 0.507, 0.97 और ये 1। तो हमारे पास केबी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0.5, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वही हम लेते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट केबी की वैल्यू 0.5 भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम टाइम केबी की वैल्यू 0.5 ही आती है। तो आप 0.5 डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए हम अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करके यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास 2.5 के बी हमारे पास कितना आया 0.5, ये के बी यहाँ पे है, और डाया हमारे पास है, ये डाया है, ये डाया है। ठीक है, डाया हमारे पास है बोल्ट का 20, और थिकनेस हमें 10 और 12 दो थिकनेस दी हुई है, पर जो हमारे पास सबसे मिनिमम थिकनेस होती है वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर सिंगल थिकनेस दी हुई होती है तो हम डायरेक्ट उसी का यूज करते हैं, पर अगर हमारे पास डबल थिकनेस दी हुई है तो जो स्मॉलेस्ट थिकनेस होती है हम उसी का ही यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थिकनेस क्या होगी 10 मल्टीप्लाई एफ यू की वैल्यू हमारे पास है 410 डिवाइडेड बाय 125। तो ये हमारे पास सोल्व करने पर वैल्यू आती है 82 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम हमारी निकालते हैं बोल्ट वैल्यू। इन दोनों में शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग में जो हमारे पास मिनिमम होता है वही हमारे पास बोल्ट वैल्यू होती है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो यहां से हमारे पास मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम हमारे पास होगा ये VDS भी हमने कैलकुलेट करा था 45.27, और ये हमारे पास आया है 82। तो यहां से हमारे पास VD भी हो जाएगा बोल्ट वैल्यू 45.27 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहां से हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। तो यहां से हमने हमारा स्ट्रेंथ वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमसे एफिशिएंसी भी यहाँ पे पूछी है कि बोल्ट की एफिशिएंसी कितनी है, तो उसे हम कैलकुलेट करने के लिए अलग फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। तो चलिए हम उन फॉर्मूलाज का यूज करके एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं।
तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ 3 बोल्ट, हमारे सिंगल लाइन में कितने बोल्ट थे, 1 2 और ये 3, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास इस सिंगल लाइन में, अगर हम इन सिंगल लाइन की स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वही हमारे पास नेक्स्ट लाइन में होगी, क्योंकि हमारे प्लेट में एक ही लाइन में यहाँ पे यूज हो रहे हैं, इसलिए हम सिंगल लाइन का यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वही हमारा अदर लाइंस का भी यहाँ पे सेम ही होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी आई है सिंगल बोल्ट की, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे देखिए आप 3 मल्टीप्लाई 45.27, तो ये हमारे पास 3 बोल्ट कितनी स्ट्रेंथ यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा, 135.81 किलोन्यूटन। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेंथ का काम हो गया है। अब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी के अंदर हमें यहाँ पे देखना होगा कि अगर हमारी प्लेट टूटने वाली कंडीशन में है, अगर हमारी प्लेट नर्म है, यहाँ पे स्मूथ है, तो अलग अलग कंडीशन के अंदर हमारे स्टील की एफिशिएंसी कितनी होगी, उसकी क्षमता यहाँ पे कितनी होगी, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन येल्डिंग करेंगे, उसके बाद रप्चर करेंगे। येल्डिंग मतलब हमारा नर्म इस्पात इस्पात के अंदर कितना रहता है, रप्चर मतलब टूटने वाली कंडीशन के अंदर। उन सभी का हम कैलकुलेट करके यहाँ पे हमारे बोल्ट और प्लेट की यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे कि उसकी कितनी क्षमता है, वो कितना स्ट्रेंथ यहाँ पे ले सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू येल्डिंग ऑफ ग्रोस सेक्शन, मतलब हमारा नर्म इस्पात कितना है, कितनी एफिशिएंसी यहाँ पे येल्डिंग में यहाँ पे ये डेवलप कर पाएगा, वो हमें यहाँ पे चेक। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है येल्डिंग के लिए। अगर हमें एफिशिएंसी क्वेश्चन में बोला है तभी हमें ये सब कुछ सोल्व करना है। अगर हमें ओनली स्ट्रेंथ बोलना है तो हमारा क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा जहाँ पे हमने मिनिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे फाइंड कर ली थी। बाकी ये इसके बाद वाला पोर्शन हमारा यहाँ एफिशिएंसी के लिए है, एफिशिएंसी के लिए इसे सोल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है टीडीजी। एजी हमारा ग्रोस एरिया है, एफ वाई इसकी वैल्यू हमारे पास 250 होती है, ये फिक्स वैल्यू है, और गामा एम नोट हमें पेज नंबर 30 पे वैल्यू इसकी 1.1 होती है। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे पेज 30। ठीक है, ये कोड में हमें दिया हुआ है पेज नंबर 32 क्लाउज नंबर 6.2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं एफ वाई। एफ वाई हमारे पास है 250, गामा एम नोट 1.1। अब बात करते हैं हम ग्रोस एरिया। ग्रोस एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे हम ग्रोस एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब पूरा एज से लेके सेकंड साइड वाली एज तक की हमें टोटल एरिया यहाँ पे निकालना है। तो अगर हम वो एरिया देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हम इन 3 बोल्ट, अभी हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो इस लाइन में हमारे पास एज डिस्टेंस हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, ये वाले हमारे पास आया था 1.5 डी नोट से। एज डिस्टेंस ई हमने निकाला था, तो ये हमारे पास कितना आया था 33। ठीक है, तो हम टोटल यहां से अगर इस लाइन को कैलकुलेट करें तो हम कैसे ऐड करेंगे, 33 मल्टीप्लाई 2, ये तो हमारा इस साइड का और ये इस साइड वाला, ये दोनों हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद अब इन दोनों बोल्ट की यहाँ से मिड से लेके और यहाँ तक की हमें कितनी दी हुई है, ये 50 + 50, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया 100, और ये वाला पोर्शन भी कितना हो जाएगा 100। तो 100 + 100 200, और ये 33 और 33, मतलब हम टॉप से यहाँ बॉटम तक पहुंच गए हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा बोल्ट से सेकंड वाले बोल्ट की डिस्टेंस 50 + 50 100, और इस साइड भी 100, और एज ने कैलकुलेट करी है 33 और ये भी 33। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, +2 × 100। तो यहां से ये हमारा टोटल एजी की वैल्यू ग्रोस एरिया हो जाएगा। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम हमारी एजी की वैल्यू नोट कर लेते हैं, 2 × 33 + 2 × 100। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आती है
604.54। हमें एक बात यहाँ पे और नोट करनी है, मैं आपको बताना भूल गया हूँ। यहाँ मल्टीप्लाइड 10 भी हमारे पास आएगा। वो कैसे आएगा? अब हमने यहाँ पे ये एज से एज तो पूरी हाइट कैलकुलेट करनी है, पर हमारी थिकनेस कितनी है प्लेट की, वो थिकनेस भी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। थिकनेस हमें मिनिमम वाली लेनी होती है। मिनिमम थिकनेस हमारी कितनी है यहाँ पे? 10 mm। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 2 × 33, ये बोथ साइड, ठीक है, प्लस 2 × 100, ये बोल्ट से और बोल्ट तक की पूरी हमारी डिस्टेंस। इसको अगर हम मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पे ग्रोस एरिया, हम ग्रोस एरिया की बात कर रहे हैं इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। अगर हमारी प्लेट टूटने वाली कंडीशन में है तो उस टाइम हमारा एफिशिएंसी कितनी होगी वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास होता है TDN 0.9 AN/FU अपॉन गामा M1। ये भी आपको पेज नंबर 32 क्लाउज नंबर 6.3.1 पे यहाँ पे मिल जाएगा। कोड के अंदर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज नोट करें तो 0.9, ठीक है। FU की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 410, और गामा M1 हमें पेज नंबर 30 पे मिलेगा 1.25, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास AN की। AN होता है हमारे पास नेट इफेक्टिव एरिया। अब AN हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है B माइनस 3D नोट मल्टीप्लाई T। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे B हमारे पास क्या होता है मैं आपको बताता हूँ डायग्राम में। तो यहाँ पे हमारे पास B क्या हो जाएगा? B हमारा यहाँ से लेके और ये टोटल जो हमारी हाइट है, ये विड्थ है हमारी, तो ये कितनी हो जाएगी? 50-50 और ये 50-50, मतलब इन दोनों बोल्ट तक के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 100, और यहाँ से यहाँ तक की ये 100, और ये टॉप में हमारे पास 33 हमने सोल्व करी थी, और ये भी 33। अगर इन सभी को हम ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल विड्थ हो जाएगी, तो ये होता है हमारे पास 266, ठीक है। अब 33 हमारे पास एज डिस्टेंस है, और बोल्ट से बोल्ट के मिड की डिस्टेंस 50 + 50, और ये सेकंड बोल्ट में 50 + 50। अब ये 50 हमारा सेकंड वाले बोल्ट का है, इससे आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। तो ये टोटल हमारे पास आ जाता है 266, ठीक है। 3 डी नोट मतलब बोल्ट का डाया 20, और डी नोट प्लस हम 2 ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 22। और थिकनेस हमारे पास कितनी है? मिनिमम थिकनेस हम यहाँ पे लेते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 10। तो ये सोल्व करने पर आता है, तो यहाँ से टोटल हमारे पास वैल्यू आती है 590 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने येल्डिंग सोल्व कर लिया है, रप्चर सोल्व कर लिया है। अब हमने यहाँ पे येल्डिंग, रप्चर और 3 बोल्ट में कितनी स्ट्रेंथ होती है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम मिनिमम स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि मिनिमम हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास 3 बोल्ट की वैल्यू आई थी 135.81, ये हमारे पास आई थी 604 अप्रोक्स, और ये हमारे पास आई थी 590, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 135.81। अब यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट हमारे पास होता है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, जो अभी हमने मिनिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे सोल्व करी है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मतलब जो हमने यील्डिंग के अंदर स्ट्रेंथ सोल्व करी थी। रप्चर मतलब होता है हमारे टूटी हुई कंडीशन में, और हमें यहाँ पे सॉलिड प्लेट यहाँ पे सोल्व करना है। तो सॉलिड प्लेट मतलब जो हमारे पास यील्डिंग में थी वो हमें यहाँ पे नोट करना है मल्टीप्लाई 100। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमारे पास कितना आया है? 135.81 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हमारे पास कितना आया था? 604.54।
4। ये यील्डिंग में हमने सोल्व करा था, वही वैल्यू है हमारे पास, मल्टीप्लाई 100। तो ये सोल्व करने पर आता है 22.46%। इसे हम नीटा से भी यहाँ पे नोट करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ भी फाइंड कर ली है, एफिशिएंसी भी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अगर क्वेश्चन में स्ट्रेंथ पूछी है तो स्ट्रेंथ को हम डायरेक्ट, हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं और मिनिमम वैल्यू निकाल के हम सोल्व कर सकते हैं। पर अगर हमें एफिशिएंसी पूछा है तो एफिशिएंसी के अंदर हमें जितने लाइन में, एक लाइन में जितने बोल्ट हैं उनकी पहले एफिशिएंसी निकालनी है, उसके बाद यील्डिंग में, उसके बाद रप्चर में, उसके बाद हमें उन तीनों का मिनिमम करना होता है। उसके बाद हमें एफिशिएंसी के अंदर उस वैल्यूज को नोट करके हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर लिया है और एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर ली है, और इन सभी के फॉर्मूलाज हमारे पास कोड में प्रोवाइडेड हैं। मैंने आपको पेज नंबर ये बता दिए हैं, तो आप डायरेक्ट कोड से भी उनको नोट कर सकते हैं। आपको कोड प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए अब हम अलविदा कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बट जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।